नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक एपिसोड में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि किस प्रकार जो है ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भूल से या भ्रम से या गलती से उसको कांग्रेस कहती चली आ रही है और वो भी उसने भी छल कपट से भारत निर्वाचन आयोग से उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के रूप में मान्यता ले रखी है, जबकि न तो वो भारतीय है, न तो वो राष्ट्रीय है, न तो वो कांग्रेस है। ये तीनों नहीं, वो है वस्तुतः गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस है। तो ये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट का इस्तेमाल किया 60-65 सालों तक, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनका दोहन किया, उनकी बूते सत्ता का भोग किया और उनके नाम पर कई योजनाओं की घोषणा की। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 10-12 हजार योजनाएं जो कागज पर हैं और जो अभिलेख दिखाता है कि मात्र 3% से अधिक वो लागू नहीं हुई, और जो लागू हुई भी तो इन्हीं जीएनपीसी के एजेंट जो है उसका लाभ जो है चट कर जाते हैं। तो और उनके नाम पर जो है तमाम योजनाओं की बात, और वस्तुतः लेकिन उनके मन में उनका डिमीनर, उनके यानी कोर ऑफ द हार्ट यानी कैसी भावना है इन जीएनपीसी वालों के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, उसके भी कुछ नमूने पिछले एपिसोड में बताए गए थे कि उसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस का एक कद्दावर नेता ने ये कहा, हालांकि सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था, वो परोक्ष रूप से कहा था कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में ही पड़े रहें
इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। और उसी प्रकार एक और कद्दावर नेता जीएनपीसी का, उसने ये कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये तो रहा कथन, लेकिन इन 60-65 सालों में जिस जीएनपीसी ने, जिस कांग्रेस ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वोट बैंक की तरह जो दोहन किया, उनके बूते सत्ता का भोग किया, उनको वस्तुतः किन हालातों में रखा, यह कोई जवानी बात नहीं है। यह जो है अभिलेखित है। भूतपूर्व माननीय न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनी हुई एक समिति, उसका नाम है सच्चर समिति। सच्चर समिति की रिपोर्ट, उसका प्रतिवेदन ये कहता है, सच्चर समिति की प्रतिवेदन ये कहता है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हालत जो है, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार, सबसे अशिक्षित, यहाँ तक कि हमारे उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहनों से भी उनसे खराब हालत में है। कहीं तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और इसके लिए सिर्फ वो जीएनपीसी ही जिम्मेदार है, जो कि 60-65 सालों में उनकी ये हालत करती है। इस संबंध में एक बात और, ये सुधांशु त्रिवेदी बोलता रहता है कि इनके लोग शासक रहे, नवाब रहे और मुगल शासक रहे, और कैसे ये पिछड़े हो गए, कैसे शिक्षा में पिछड़ गए। इसके अनेक कारण हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि मैंने यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो इनके धर्मगुरु हैं, वो सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। उन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा के नाम पर, कुरान की शिक्षा के नाम पर, उन्होंने इनको यानी इन हालातों में पहुंचा दिया। उन्होंने कभी भी इस पर जोर नहीं दिया कि हमारे ये देश के नागरिक बने, और जो उनकी काबिलियत है कि अच्छे ये शिक्षाविद बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे अध्यापक बने, अच्छे प्रोफेसर बने, वैज्ञानिक बने। तो ये जो धर्मगुरु हैं, जिनको मौलवी और मुल्ला कहते हैं, मौलवी और मौलाना कहते हैं, जो भी कहते होंगे, इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है कि उनको एक भारतीय नागरिक के रूप में कैसे उनका विकास हो। ये इस जरूरत से बिल्कुल परे उन्होंने बस उनको कुरान की शिक्षा देने पर काफी बल दिया, और मदरसों वाली शिक्षा जो है को ही आगे बढ़ाया। ये सबसे बड़ा अभिशाप रहा, सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन इन्हीं अभिशापों के बावजूद भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से प्रतिभाएं सामने आई हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला एक चमकते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके सामने हैं, और भी प्रतिभाएं हैं। और ये भी जानकर इस देश को प्रसन्नता होनी चाहिए कि तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम जिले के जिस गांव से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े देश के इतने बड़े व्यक्तित्व साबित हुए, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व साबित हुए,
जिनका सम्मान हर एक भारतीय अपने अपने दिल से करता है, उसी गांव से, मैंने तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के उसी गांव से एक प्रतिभाशाली और निकल रहा है, और शायद उसको नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है, उसको बुलाने का प्रयास कर रही है। तो फिर इस संबंध में मैंने यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो उनका जीवन जो तबाह करने में, ये उनके जो मैंने कुछ अपवादों को छोड़ करके उनके धर्म गुरु जो है सबसे अधिक जिम्मेदार है, जिन्होंने मदरसे वाली शिक्षा पर ही बल दिया ताकि उनको मैंने उनको इस्लाम और कुरान का ज्ञान हो और किसी के ज्ञान हो चाहे ना हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि कट्टरवादी भी पलते थे, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई वो उसका जो एक्सट्रीम रूप हो वो भी इस रूप में वो भी यानी इसकी परिणत हो सकता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन भारतीय नागरिक बनने से पूरा महरूम किया इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के धर्म गुरुओं ने, और वो इस गलती को मानते नहीं। उन्हीं की देखा देखी इधर जो है वो गुरुकुल शिक्षा और शिशु मंदिर इत्यादि में वेदों की पढ़ाई, तो उसी प्रकार वेदों की पढ़ाई, पुराणों की पढ़ाई, मनुस्मृति की पढ़ाई और कुरान की पढ़ाई, इस्लाम की पढ़ाई से इस देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है, और हमारे देशवासियों को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक पांथिक कट्टरता जो कि हमारे देश की माने हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में उसकी एकता और अब समरसता की सबसे बड़े दुश्मन बनी हुई है, उसी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो दुर्दशा है, औसतन सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनका जो दृष्टिकोण बनाया गया है वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं बीजेपी और आरएसएस को, और इनसे कई गुना खतरनाक जो ताकतें हैं उनको ये देश के लिए, अपने लिए, भारतीय समाज के लिए दुश्मन नहीं मानते। यहाँ तक कि वो जो है अपना रक्षक मानते हैं और अपना हितैषी मानते हैं। काफी तबका जो है वो उनको कम्युनिस्टों से कोई गिरोह ये कम्युनिस्ट जो हमारे देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं, गद्दार हैं, उनसे भी कोई गुरेज नहीं। उनमें इनके कई उनमें मैंने इस तबके से, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से तमाम लोग कम्युनिस्टों में नेता हैं। कांग्रेस या राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है, ये स्पष्ट किया गया है। वो भी पहली पसंद बने हुए हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के एक खास हिस्से में, और बाकी तो जो हमारे समाज की जो विखंडनकारी ताकतें हैं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो और एनसीपी हो, और भी इस तरह के इनको भी समाज के लिए, देश के लिए खतरा नहीं मानते। इनका विरोध सिर्फ जो है बीजेपी और आरएसएस से है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी के जो छुटभइये हैं, खास करके बजरंग दल वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले, उनकी बस्तियों में, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बस्तियों में जाकर बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत ही गंदा बोलते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं, पंचायत पुत्र बोलेंगे, जिहादी बोलेंगे, कटुआ बोलेंगे,
पाकिस्तानी बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे और उनकी बस्तियों में जा जाकर ऐसे बोलते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस तरह से कहते हैं। पता नहीं भारत में मैंने वंदे मातरम का सम्मान खुद बीजेपी करती कि नहीं करती है। ये भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि वंदे मातरम का जो खुद सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, जो संगठन ये बीजेपी, उसको 9 साल हो गया। जिस वंदे मातरम का वो चुनावी इस्तेमाल तक करती है बीजेपी और मोदी महोदय, और चुनावी सभाओं में खुद वंदे बोलते हैं, और श्रोतागण जो है या हमारे भारतीय भाई बहनों से मातरम कहलवाते हैं इसी स्टाइल में वंदे, और वो अपने खुद वंदे बोलेंगे और जनता से मातरम कहलवाते हैं। ये बीजेपी वाले, ये मोदी महोदय उस वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान तक नहीं दे पाए। जिस राष्ट्रगान के आधिकारिक सम्मान को से महरूम कर दिया था वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू आज उसी वंदे मातरम का सिर्फ चुनाव के लिए, सत्ता के लिए तो उसका इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले, मोदी महोदय। लेकिन जिस राष्ट्रगान के सम्मान से वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू महरूम कर दिया था, वो सम्मान इन सबों ने आज तक न देने की बात कही और न दिया। तो कितनी घातक किस्म के हैं ये। कहते हैं कि अपने को राष्ट्रवादी, और उनके छुट भैया जाकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम करना होगा। ऐसे तत्वों को हिंदू जो है वो हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल इत्यादि के ऐसे तत्वों को बहुत अच्छी तरह से आईना दिखाने की जरूरत है। तो भारतीय जनता दल का ये सोचना है, ये कहना है, और वो सोचना बहुत गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि इन्हीं सब माने कारनामों के कारण, इन्हीं सब प्रवृत्तियों के कारण जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का समाज जो है ये आरएसएस और बीजेपी को अपना भी इस देश का सबसे बड़ा शत्रु मानता है, और बाकी दलों में जो है उसको राष्ट्र को लेकर के, समाज को लेकर के कोई बुराई नहीं दिखती है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो और वो कारण, वो स्थिति यहाँ तक बिगड़ी हुई है, वो मैंने उसका पतन कह सकते हैं कि इस सीमा तक है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में सिर्फ एक ही मुद्दा ही काम करता था, बीजेपी को हराओ 60-65 साल तक। और कुछ प्रदेशों में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में होड़ लगती थी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, या उधर आरजेडी और कांग्रेस बिहार की, कि हम बीजेपी को हराएंगे, इसलिए सारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई में हमको वोट दें, क्योंकि उनके यहाँ एक ही मुद्दा ही चलता है। न तो उनको शिक्षा चाहिए, न तो उनको जो है आर्थिक, न तो उनको अपना आर्थिक उत्थान चाहिए, न तो जिस माली हालत में पड़े हुए हैं उससे वो निकलना चाहिए, और भी सिर्फ बीजेपी को हराना है, आरएसएस को हराना है। एक ही मुद्दा काम करता है, और उसकी जड़ में ही है कि आरएसएस बीजेपी के विरोध में उस तबके ने पूरा अपना दिमाग खाली कर दिया। उस दिमाग में देश के और दुश्मन, खासकर जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस, कम्युनिस्ट, सपा वगैरह जो है इस भारत के इस समाज के दुश्मन नहीं लगते हैं। जबकि इस जीएनपीसी ने क्या व्यवहार किया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ। बाबरी मस्जिद ही देख लीजिए बाबरी मस्जिद में इसी
जीएनपीसी का जो नेहरू था, आरएसएस वालों से मिल करके मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाया थी, दोनों मिल करके। मीडिया आज तक कर रहा है कि मस्जिद में 1948 या 1949 में प्रभु राम जी प्रकट हुए मस्जिद में। इतना सब झूठ बोलते हैं यहाँ के कुछ बौद्धिक वर्ग और मीडिया वाले। प्रभु राम जी आएंगे किसी मस्जिद में प्रकट होने के लिए, यानी वो हमारे एक यानी कायनात के या ब्रह्मांड की शक्ति न होकर के वो लगता है कुछ वो चमत्कारी बाबा हो गए। तो सब झूठ बोलते हैं कि प्रभु राम जो है मस्जिद में प्रकट हुए, जबकि वास्तविकता है कि यही गद्दार नेहरू इन आरएसएस वालों से मिल करके मस्जिद में 1949 या 1948 में मूर्तियां रखवाई। मस्जिद में प्रभु राम की मूर्ति हो या किसी और पंथ की मूर्ति हो तो विवाद तो बढ़ेगा ही। वो विवाद कोर्ट के पास पहुंचा। कोर्ट तो एक ही काम करती है, स्टे, यथावत स्थिति, स्टेटस को, जो जहां है वहीं ठहर जाए, और ताला लगा दिया। 36 साल बाद उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाती राजीव गांधी ने फिर उसी ताले को खुलवाता है और उसमें शिलान्यास पूजन करवाता है, और फिर उस मुद्दे को आरएसएस और इस तरह की ब्रिगेड को थमा देता है और कहता है कि भाई यहाँ तक तो हमारे नाना जी इस मुद्दे को खींच के लाए हैं, अब ये आपके हवाले है। ऐसा जो है राजीव गांधी ने आरएसएस वालों से कहा। आरएसएस की जो ब्रिगेड थी कट्टरवादियों की, उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया। ये वास्तविकता है। और इसके बाद तो फिर दूसरी कहानी चल पड़ी, यानी जिन्होंने मस्जिद ढाया वो इसके हीरो बन गए। ये समझ के परे है कि जो कहते हैं कि भाई बाबर ने मंदिर को तोड़ा और वहां मस्जिद बना दी। मान लीजिए बाबर तो नहीं तोड़ा होगा, बाबर के कुछ सनकी किस्म के उसके सिपह सालार रहे होंगे जो मंदिर को तोड़ होंगे। मान लीजिए उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मंदिर तोड़ करके, मंदिर क्या है, एक आस्था का केंद्र है, और वो जो है तोड़ करके एक दूसरी आस्था का केंद्र मस्जिद वहां पर बनवा दी। अब सवाल ये है, तो क्या आज के लोगों का फर्ज बनता है कि उसी सनक में और उसी फैनेटिसिज्म में उसी फ्रेंटिक और फ्रेंजीड माइंडसेट में फिर वही गलती करें कि एक आस्था का केंद्र मस्जिद को तोड़कर वो मंदिर बनाए? कोई बताए? तो कितनी बड़ी गलत मानसिकता काम कर रही है। हालांकि एक विवाद कोर्ट में चला और फिर लोग दावा करने लगे और आर्कियोलॉजिकल खुदाई वाला सर्वे हुआ, कई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए कि आधिकारिक रूप से, और कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, वो शायद केरल के रहने वाले, कोई मोहम्मद करके थे। उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, यहाँ मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं। इसको लेकर के जो ये माने आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वालों ने काफ़ी इसको बहुत बड़ा आधार माना। इसमें न्यायालय भी आया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ पीठ थी उसने भी कुछ फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भारतीय उपताका दल का विशेष कुछ कहना नहीं, लेकिन उसने मैंने अपनी न्यायपालिका वाली भूमिका कम, राजनीतिक भूमिका उसने ज़्यादा निभाई। राजनीतिक भी भूमिका इसलिए नहीं कि किसी के पक्ष में, कि ये मामला किसी तरह से शांत हो जाए।
भारतीय जनता दल का ये भी मानना है कि भाई कि शांत हो जाए और मान लीजिए वहाँ पर यदि प्रभु राम का मंदिर बनता है तो ये सबके लिए स्वागत योग्य है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी भूल ये है कि फिर मस्जिद वहाँ से जो 10 कोस पर बनाने की बात है, ये हमारी साझी सोच को सीधा चुनौती देती है। हम कैसे भारत में रह रहे हैं कि एक आस्था का केंद्र, माने एक आस्था के केंद्र के पास दूसरी आस्था का केंद्र जो है इतनी दूरी पर बने और कहते हैं कि यानी हम साथ में रहते हैं। तो ये बात जो है वो पचती नहीं है। भारतीय जनता दल तो बराबर इसके पक्ष में था कि प्रभु राम का मंदिर बनता, ठीक है, स्वागत है और सभी को स्वागत करना चाहिए, लोग करते भी हैं। और जिस वक्त फैसला आया तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके ने भी स्वागत किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी के बगल में यदि मस्जिद बनती तो वह पूरी दुनिया के लिए एक जो है बहुत बड़ा एक पैगाम जाता, संदेश जाता। लेकिन ये हमारे पूरी व्यवस्था कट्टरवादियों की गिरफ्त में है। अब चूंकि इस पर हमारे न्यायपालिका की जो सर्वोच्च संस्था है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, तो उस पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारत में समरसता कैसे आए, इसके विषय में समय समय पर विचार व्यक्त किए ही जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। कि यदि मस्जिद भी उसके बगल में बनती तो वो एक सौहार्द का, आपसी समझ का, गंगा जमनी तहजीब का एक अच्छा पैगाम रहता। लेकिन वही मैं फिर से कह रहा हूं कि कट्टरवादियों के से ज्यादा समस्या रही। हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हैं उतनी समस्या पैदा करते हैं जितना कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं। तो अब ये कहने का मतलब है कि जेएनपीसी का ये व्यवहार रहा है बाबरी मस्जिद को किस तरह, और हालांकि ये विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। ये जो जेएनपीसी है या कांग्रेस है, ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हितैषी कभी नहीं रही। ये हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व रहे हैं, जो असामाजिक तत्व रहे हैं, जो हिंसक और उपद्रवी तत्व रहे हैं, या जो आतंकवादियों के हमदर्द और समर्थक तत्व रहे हैं, वही जो है वही इस जेएनपीसी के या कम्युनिस्टों के या सपाइयों के या आम आदमी पार्टी के एजेंट रहे हैं। और इन्हीं तत्वों को ये सब पालते हैं। और विभिन्न मौकों पर जब उपद्रव कराना हुआ, विध्वंस कराना हुआ, और जो चुनावी मौकों पर इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी सच्चाई को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समूचे तबके को। होता क्या है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो इनकी कृति है, जो इनके कारनामे हैं, किनके कारनामे हैं कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो माने कट्टरवादी, असामाजिक, उपद्रवी, हिंसक और आतंकवादियों के हमदर्द और समर्थक, जो कि एजेंट किसके हैं, जेएनपीसी और कम्युनिस्टों के, इनकी करतूतों के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के तबके को लपेटते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध। तो बात चल रही थी कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये बीजेपी आरएसएस से क्यों त्रस्त अपने को रखते हैं और इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और बीजेपी हराओ, आरएसएस हराओ, उनका एकमात्र एजेंडा रहता है, और वो किसी एजेंडे पर काम नहीं करते। आज भी वैसा ही है। और लेकिन जो सच्चाई है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो आम नागरिक के रूप में जो होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, जो कि सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, उसके पीछे जो धार्मिक गुरु उसके हैं,
जो कि कुछ कट्टरवादी मानसिकता के हैं, उन्होंने बच्चों का भविष्य जो है एक जो है पंथ के रूप में पंथ के रूप में विकसित होने पर ही बल दिया। इस देश के नागरिक कैसे बने, इस आवश्यकता से दूर। तो इस बात को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे और इन धर्म गुरुओं के चंगुल से बाहर आए, तब कल्याण होगा। तो बात कही जा रही थी कि ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो संगठन है, खास करके बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी के, वो ऐसे तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, वहां जाकर के इस तरह से गंदी बातें और गंदे शब्दों में, जैसा जिसके नमूने अभी मैंने बताया है, पाकिस्तानी बोलेंगे, जिहादी बोलेंगे, कटुआ, पंचर पुत्र, तमाम इस तरह की बातें, और भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना इत्यादि है। तो इससे वो कभी वो त्रस्त रहते हैं। किसी ने अच्छा, और दूसरी ओर ये जेएनपीसी जो कि इनके वोट का इस्तेमाल करती है, ये समाजवादी पार्टी जो इनके वोट का इस्तेमाल करती है, किस तरह से व्यवहार करती है वह भी जानना जो है बहुत जरूरी है। तो समाजवादी पार्टी के विषय में भी अब नमूना अभी आपके सामने रखा जाएगा कि वोट तो लेती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, वो भी एमवाई का एक फार्मूला लगा करके, एमवाई का समीकरण लगाकर, लेकिन उनकी भलाई के लिए सिवाय जो है वो हज कमेटी बना दिया, हज हाउस बना दिया, हज में कंसेशन दे दिया, लेकिन उनकी माली हालत कैसे सुधरे, बिल्कुल नहीं। ये समाजवादियों का ये व्यवहार है। तो अभी जो जेएनपीसी पर चर्चा चल रही थी, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो सीधे आईना है इस जेएनपीसी के लिए कि तुमने 60-65 साल तक हमारे भारतीय समाज के उस तबके के साथ तुमने जो किया है, ये आईना है जिस तबके ने तुमको वोट बैंक बनकर तुमको सत्ता में बिठाया है। तो अब आइए उसी बात को लेकर के एक बार मैं देख रहा था कि उसी सच्चर कमेटी का संदर्भ तो दे रहा था। कोई राज्यसभा में मेंबर है इमरान प्रताप गढ़ी, वही इमरान प्रताप गढ़ी ये तो कह रहा था, कि सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट है, लेकिन वो भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी इमरान प्रताप गढ़ी ये नहीं कह रहा था कि ये सच्चर कमेटी की बात जो कही गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। उसका जिम्मेदार वही है कि जिस पार्टी से तुम राज्यसभा मेंबर बने हुए हो और जिस पार्टी की ओर से तुम बोल रहे हो। तो इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोग किस तरह से देश को धोखा देते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं, यह भी हमारे देश के लोगों को देखना चाहिए। हम खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को विशेष रूप से। एक हुआ ये सब जो है जेएनपीसी के जितने सिपा सालार हैं, गोदी मीडिया मोदी मीडिया, गोदी मीडिया मोदी मीडिया। गोदी माने किसी की गोद में बैठ करके, और ये इस तरह का जुमला जो है वो भारत द्रोही, भारत का गद्दार रवीश कुमार ने शुरू किया था। रवीश कुमार खुद इस देश के दुश्मन, इस देश के गद्दार कम्युनिस्टों के, इस देश के दुश्मन कांग्रेस की गोद में बैठ करके अब तक उसने पत्रकारिता किया है। वो देश का गद्दार है, लेकिन उल्टे वो एक इस तरह का एक नैरेटिव करता है दूसरों के लिए कि जो इसकी लाइन में फॉल नहीं होते हैं, यानी दो मीडिया पीपुल who do not fall in the रवीश कुमार लाइन, उसको ये बोलता है ये गोदी मीडिया है। जबकि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जीती जागती मिसाल खुद वो है गद्दार रवीश कुमार, जो
कि इन गद्दार कांग्रेसियों की गोद में बैठ करके, गद्दार कम्युनिस्टों की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ हमेशा मुलम्मेदार अल्फाजों में उसने साजिश वो रची है और अब तक वो रच रहा है। अब किस किस तरह के वो तर्क देता है वो रवीश कुमार, इसको भी देखिए। वो एक तर्क ये देता है कि भाई हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम भारत विरोधी नहीं हैं, हम चूंकि मोदी विरोधी हैं, मोदी विरोध के नाम पर बहुत कुछ कहता है कि हम मोदी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मोदी जी हमसे भागते हैं, मोदी जी एक सवाल नहीं करते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की बातें। तो कहता है कि मोदी जी, हम मोदी विरोधी हैं, इसलिए लोग हमको देश का गद्दार और देशद्रोही कहते हैं। लेकिन यथार्थ ठीक इसके उल्टा है। तुम देश के दुश्मन हो, देशद्रोही हो, देश के गद्दार हो। मोदी विरोध तो तुम्हारे तर्क का एक मुखौटा है, और इसी तरह का तर्क देकर बीजेपी के प्रवक्ता तुमको बचाते हैं, तुमको देशद्रोही नहीं कहते हैं। ये बीजेपी के लोग जो है, रवीश कुमार जैसे लोगों को देशद्रोही नहीं क्या बोलेंगे, मोदी विरोधी। इस जुमले का जो इम्प्लीकेशन है, इसको समझने की आवश्यकता है। जो देश के खिलाफ काम करता हो, जो देशद्रोही हो, जो देश का माने गद्दार और दुश्मन हो, उसको कहा जाए कि नहीं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी है, कितनी बड़ी साजिश है ऐसे गद्दार और उसकी गद्दारी को छुपाने का। वही साजिश, वही गलती, वही गद्दारी जो है बीजेपी वाले कर रहे हैं। नेहरू कितना बड़ा गद्दार था, मोहनदास करमचंद गांधी कितना बड़ा गद्दार था, और उसी प्रकार इंदिरा और राजीव वगैरह और इस समय की कांग्रेस या राहुल गांधी जो भी है। तो नेहरू के लिए ही कितना बड़ा गद्दार था, तो क्या बोलेंगे कि नेहरू जो है वो हिंदू विरोधी, और अधिक उनका दिमाग चलेगा तो उसकी जो व्यक्तिगत चरित्रहीनता की जो बातें हैं उसी में देश को उलझाएंगे। लेकिन देश के साथ गद्दारी क्या किया इसने, जवाहरलाल नेहरू ने, उसको ढकने का प्रयास करेंगे। ये बीजेपी और आरएसएस के सिपा सालार कितनी बड़ी गद्दारी करते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, इसको समझने की आवश्यकता है। तो मोदी मीडिया, ये पूरा का पूरा मीडिया एक आध अपवाद को छोड़ करके गोदी है, जो कि देश के दुश्मन कांग्रेसियों, देश के दुश्मन कम्युनिस्टों की गोद में रह करके पत्रकारिता करता है ये मीडिया। क्या आज तक बदल गया? आज तक जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का एक जो है वो टेलीविजन चैनल है। इंडिया टुडे ग्रुप का जो मालिक है उसका नाम है अरुण पुरी। वो पक्का जो है एनपीसी का सिपा सालार है। वही हाल जो है वो न्यूज़ 24 का है। न्यूज़ 24 क्या है भाई? न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद। और अनुराधा प्रसाद कौन है? ये राजीव शुक्ला की पत्नी है। और राजीव शुक्ला कौन है? ये तो जाहिर सी बात है, एक कांग्रेसी चमचा। इसी तरह से जितना भी मीडिया है ये एनपीसी वालों का है। और ये पूरा ये तो है गोदी मीडिया, जो कि कांग्रेस की गोद में बैठ करके, कम्युनिस्टों की गोद में बैठ करके ये सब मतलब मीडिया का ये काम कर रहे हैं। उसको ये उल्टा बोलते हैं, ये सब ये माहौल खड़ा किए हैं कि ये गोदी मीडिया, लेकिन गोदी मीडिया अब ये मोदी मीडिया बन गई। झूठा आरोप, माने झूठा एक माहौल खड़ा करना। झूठा माहौल खड़ा करने में ये कांग्रेस वाले बहुत सिद्धहस्त हैं, बहुत एक्सपर्ट है। बताइए, देश बांट करके इल्जाम वो जिन्ना साहब की मत थे, और आज तक वो चल रहा है।
भारतीय जनता दल तो इसको बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातें छन छन तक पहुंच रही है। कोई लोग आधे मन से, आधे मुंह से, आधे शब्दों से उसको छू करके वो निकल जा रहे हैं। बीजेपी के लोग भी छू कर निकल जा रहे हैं, लेकिन उस सच्चाई पर बोलने के लिए यानी कोई तैयार तक नहीं है। जीडी बख्शी तक चले जाते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर दहाड़ते हैं, लेकिन जीडी बख्शी महोदय सुभाष चंद्र बोस का नाम दहाड़ने से कुछ नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा पर जो ग्रहण वो जो है सबसे बड़ा ग्रहण कौन है? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू। जब तक इनको गद्दार के रूप में बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक यह देश हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभाओं से परिचित नहीं होगा। जीडी बख्शी महोदय, वही हाल जो है हरिशन सिंह का है। हरिशन सिंह जो है एक राह के अधिकारी रहे हैं और काफ़ी मार्मिक और देश से मुतल्लिक और काफ़ी उपयोगी सूचनाएं भी बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हरिशन सिंह जैसे लोग फिर हिंदू मुस्लिम के खाई में जा गिरते हैं। दुर्भाग्य तो यह है ना। और वही दुर्भाग्य जो है कपिल कुमार का भी है। जितने भी हैं वो हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिरने के लिए वो नियत होते हैं, डेस्टाइन्ड होते हैं। हमारे भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है वो समझे कि गोदी मीडिया है तो यही मीडिया जो कि कांग्रेस की गोद में बैठ करके कांग्रेस के पापों को ढकने वाला और कांग्रेस की झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण खड़ा करने वाले यही गोदी मीडिया है, जिसका दूसरा नाम है लुटियन मीडिया। तो लुटियन मीडिया ही जो है असली गोदी मीडिया है। लेकिन इसके विपरीत रवीश कुमार जैसे गद्दार पत्रकार लोग जो है एक दूसरा नैरेटिव, दूसरा जो है वो तर्क करते हैं। इसको पहचानने की आवश्यकता है। ये गद्दार राहुल गांधी को लोकसभा में बोलते हुए देखा गया कि वो कह रहा है कि मोदी जी बताएं कि आपके साथ कितनी बार अडानी गए, कितनी बार अंबानी गए। अडानी अंबानी तो खैर उद्योगपति रह गए। पहले गद्दार राहुल गांधी तू पहले ये बता कि तुम्हारी माँ ने जो है दक्षिण भारत में कई आतंकवादियों के साथ जो फोटो खिंचवाई है वो क्या है? तुम्हारा जो चमचा है दिग्विजय सिंह, आतंकवादी जाकिर मूसा नाइक के साथ जो फोटो खिंचवाया है वो क्या है? तुम हमेशा जो चीन का पक्ष लेते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, वो क्या है? डोकलाम के मुद्दे पर जो रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो है दुश्मन चीन के राजदूत से मिलते हो, वो क्या है? पहले इसका जवाब दे दो देश को, तब जाकर के तुम बोलने के अधिकारी रहोगे। लेकिन ये सवाल सिर्फ भारतीय जनता दल ही कर सकता है। ये गद्दार बीजेपी जो है उनके इस प्रलाप को सुनती है। यही तो बीजेपी की इस मुल्क के साथ गद्दारी है उसकी। ये सवाल नहीं करती है कि तुम जैसे गद्दारों को क्या हक बनता है। तो और एक बार इसी राहुल गांधी को यह सुना गया कि मीडिया मोदी को दिखाता है। अरे मीडिया मोदी को नहीं दिखाता, तुम्हारे जैसे गद्दारों को ज्यादा दिखाता है ये मीडिया, क्योंकि यह गोदी मीडिया है। कैसी गोदी मीडिया? कांग्रेस की गोद में बैठ करके पत्रकारिता और मीडिया का काम करने वाला ये गोदी मीडिया। तो कहते हो कि ये मोदी मीडिया जो है मोदी को दिखाता है, ये गलत है। तुमको दिखाता है ज्यादा। और कहते हैं कि ये कभी महंगाई पर नहीं पूछते। अरे राहुल गांधी, तुम बोलते हो वो महंगाई पर। जरा याद करो अपने यूपीए काल में हमेशा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति डबल डिजिट में रही है, 2 अंकों में रही हमेशा। और जरा अपने बाप की जो है
या अपनी नानी, हाँ सर, वो इंदिरा इंदिरा गांधी के समय को याद करो, जब वो 1971 का युद्ध हुआ था। उस समय महंगाई, मुद्रास्फीति 10 गुना बढ़ी थी, और हमेशा जो है महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली ये कांग्रेस ही है। तो उसको सबसे पहले उधेड़ा जाएगा और उसको उधेड़ने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा देश के गद्दारों से, देश के लुटेरों के आगे तो घुटने टेकती है और उसके आगे भीगी बिल्ली बनती है। ये उसके नकली राष्ट्रवाद का, बीजेपी के नकली राष्ट्रवाद का दंश जो है ये देश झेल रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी की बात जो वो गद्दार राहुल गांधी बोलता है, उसको तो आईना भारतीय जनता दल तो दिखा ही रहा है। लेकिन उसके आगे जो भीगी बिल्ली बनते हैं मोदी महोदय और बीजेपी के नेता, प्रश्न वहां है, सवाल वहां है। और न तो मैंने जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी या कांग्रेस कभी भी रोजगार हुआ, चाहे महंगाई हुआ, चाहे अर्थव्यवस्था हुआ, कभी भी जो देश को लूटने वाले अब उनके मुंह से जो अर्थव्यवस्था पर ये प्रलाप आ रहा है, बीजेपी वाले सुन रहे हैं। अब बीजेपी वाले इनके मुंह से कहलवा रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है। और लूट करके ये देश भूलेगा नहीं। लूट करके इन जीएनपीसी वालों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इस हालत तक पहुंचा दिया कि सोना गिरवी रख करके अपने देश की इज्जत बचाई गई। ये हैं अर्थव्यवस्था पर बोलने वाले, और अर्थव्यवस्था पर जो है का प्रलाप जो है बीजेपी के लोग जो सुनने वाले। तो इन डकैतों, जीएनपीसी वाले डकैतों ने लूट कर इस हालत तक वो कर दिया। मैंने बताया था कि सन 80 के दशक के आसपास जो है भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी थी, जो दोनों की जीडीपी एक समान थी। लेकिन यहाँ पे बैठे थे देश के लुटेरे, और वहाँ थे जो है अपने देश को अपने, भले वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाने वाले। तो उन्होंने आज हमारी जीडीपी का आज की तारीख में 5 गुना उनकी जीडीपी है। तो उसके पीछे सिर्फ कारण है कि इन जीएनपीसी वालों ने, ये जीएनपीसी वाले जो है देश के विकास के नाम पर इस देश को लूट करके अपना विकास करते रहे। और यही नहीं, इस गद्दार राहुल गांधी ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके वुहान में भारत का बाजार इस दुश्मन चीन के लिए खोल दिया। तब से जो व्यापारिक घाटा है चीन के साथ वो बढ़ता ही गया। और आज की तारीख में मोदी जी ने काफी प्रयास किया है, लेकिन अभी भी व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा है। उसको ये उल्टा कहते हैं कि उसको ये राहुल गांधी उल्टा आरोप लगाता है मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर, कि व्यापारिक घाटा बहुत बढ़ गया। बढ़ाया जबकि इसी गद्दार राहुल गांधी ने, और उल्टा आरोप लगाता है इनके ऊपर। तो ये तो लगता है बीजेपी की नीयत बन गई है कि जितने अपराध, जितनी गद्दारियां, जितने मैंने और जितने मैंने भारत विरोधी यानी कुकर्म जो है जिसे जीएनपीसी ने किया है, सारे कुकर्मों का उल्टा आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी वाले आराम से उसको स्वीकारते हैं, थोड़ा बहुत वगैरह एज ए लिप सर्विस उसका जवाब देते हैं सब। इस तरह का माहौल जो है ये सब बना रहे हैं देश में, जो कि इस देश को बर्दाश्त नहीं है। हमने एक चीज और,
सुन रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, चूंकि एक ही साल रह गया है चुनाव को, तो कुछ इधर मैंने दिखावटी वाला कदम उठा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गए। अरे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार जो है कि किस सीमा तक है, ये दोनों यानी जेएनपीसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ये सब क्या करते हैं कि वो निगम का कोई अधिकारी हो, छोटा मोटा एसडीएम हो, आरडीओ हो, उसी को लटका करके बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो मंत्री हैं, और उनको ही बचाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार ऐसी जो विभीषिका है, जो दानव है, जो है उसकी रक्षा करते हैं, माने जेएनपीसी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। छोटी छोटी मछली, आरटीओ है, एसडीएम है और नगर पालिका का अधिकारी है, बस। तो वही काम जो है शिवराज जो है इसमें वो करके दिखा रहे हैं। और सुना है कि वो शराब की दुकानों को सरकारी आदेश दिए कि मंदिर से इतने दूर पर शराब की दुकान रहेगी। अरे शिवराज महोदय, आपके जो राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जिस जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कहा था कि ये जो शराब जो है या शराब का सेवन एक बहुत बड़ी सामाजिक और राष्ट्रीय कीमत चुकाता है, और इस कीमत की भरपाई कोई और कीमत नहीं कर सकती। तो इतना तो समझिए और इतना तो उसके वक़्त रखिए शिवराज महोदय। शराब का उत्पादन, शराब का सेवन इस देश के लिए अभिशाप है। इसके लिए सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई थे, और उन्होंने पूरे अपने 27 महीने के प्रधानमंत्रित्व काल में शराबबंदी, प्रोहिबिशन लागू किया था। सिर्फ यही बताए थे कि शराब का सेवन पूरे भारतीय समाज के लिए, देश के लिए जो है बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकाता है देश, जिसकी भरपाई कोई और कीमत नहीं कर सकता। हालांकि जब लागू किए थे तो विशेषकर दक्षिण के राज्य, यानी आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के लोग वो विरोध कर रहे थे कि किस नाम पर हमारा राजस्व जा रहा है, हमारे राजस्व की हानि हो रही है। और उसमें सबसे मुखर था आंध्र प्रदेश। यह हालत खैर उन्होंने समझाया सबको, और वो जो मोरारजी देसाई एक कुशल प्रशासक, देशभक्त तो थे ही, अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह की आर्थिक गतिविधि चलाइए, उद्योग लगाइए, अपने राजस्व की भरपाई करिए, लेकिन जो इस बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है जो है शराब को बिल्कुल नहीं आने देना है। और कितना बड़ा नाटक है, देखिए बड़े बड़े विज्ञापन शराब पर ही कि अगर तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। मतलब कि यदि औलाद आपको प्रिय है तो जो है इसका सेवन छोड़िए। और शराब का उत्पादन, बिक्री और सेवन हर जगह जो है किस तरह से तांडव बना हुआ है। ये नीतीश कुमार ने यानी क्या नाटक किया। तो हर समाज की बुराई पर मैंने इस तरह का जो है एक दोहरा चरित्र, गरीबों के लिए एक वो विज्ञापन, हालांकि गरीबों पर सबसे अधिक असर भी करता है। इस शराब का सेवन जो है सबसे अधिक बुरा असर डालता है हमारे गरीबों के परिवार पर। जो रिक्शा चलाने वाले जो भारतीय भाई हैं
अपनी पूरी पूरी कमाई जो है उसी शराब में उड़ा करके और शराब में धुत होकर के जब घर पर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी महोदया जो है बहुत उनको तकलीफ होती है और उल्टा जो है वो परिवार में मारपीट करते हैं, पत्नी को मारते हैं और बच्चों को मारते हैं। इस तरह का रोना है तो उसके पीछे शराब ही है। और शराब जो है कई सामाजिक बुराइयों की जननी है, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ने के बजाय शराब में ये भ्रष्टाचार देखते हैं बीजेपी वाले। शराब को कैसे बिल्कुल समूल समाप्त किया जाए इस पर नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले। शराब में क्या भ्रष्टाचार है, उसके टेंडर देने में क्या अनियमितता हुई है, क्या भ्रष्टाचार, इसी पर बोलते हैं। तो बीजेपी वाले भी कम इस देश के दुश्मन नहीं हैं। तो हमारे देश में शराब का उत्पादन, वितरण और सरकारी समर्थन और बहाना क्या कि राजस्व आ रहा है, और फिर इसके बाद ये विज्ञापन, ग्लैमर, टेलीविजन, बॉलीवुड के द्वारा जो है नग्नता, फूहड़पन, अश्लीलता का तांडव, ये सब मिला करके और फिर जो है शिक्षा में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व और उसका डोमिनेंस, ये सब हमारे भारतीय मूल्यों को तबाह कर रहा है। वो भी बीजेपी के राष्ट्रवादी सरकार के अधीन। हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि क्या यह राष्ट्रवादी लगते हैं, जिसमें शराब का तांडव चल रहा हो, नग्नता, अश्लीलता, फूहड़पन जो है ग्लैमर की दुनिया से, विज्ञापन की दुनिया से, बॉलीवुड की दुनिया से और टेलीविजन की दुनिया से हमारे सांस्कृतिक जो मूल्य हैं और वो जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ में क्या है, नारी का सम्मान, नारी के सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए ये ग्लैमर की दुनिया से, टेलीविजन की दुनिया से और बॉलीवुड की दुनिया से जिस तरह से वह मैंने इनके द्वारा जो है अश्लीलता, नग्नता और फूहड़पन दिखा करके नारी सम्मान की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वाले नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वालों के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा। और फिर फैशन किस लिए है कि हमारे जो बच्चियां हैं, जो बहुएं हैं, उनका तन ढक करके उनकी इज्जत की रक्षा करने के बजाय उनके तन और उनके अंग प्रदर्शन का एक केंद्र बन गया है। हालांकि देखिए ये बातें कोई कहता नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में जब प्रदूषण फैल रहा है, भारतीय आम ताकत बहुत चिंतित है इस बात के लिए। तो बगैर इसकी चिंता किए हुए कि कोई क्या कहेगा कि साहब देखिए इनकी इतनी उम्र हो गई, ये सब बोलते, जो बुराई है तो बुराई है। कोई भी रोग होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे गुप्त रोग का जो कोई भी हो तो जब तक उसको समस्या आप नहीं बताएंगे, उसके बात नहीं होंगे, उसका निराकरण नहीं होगा। तो ये बुराई है। जो फैशन क्या है कि हमारे बहु बेटियों का तन ढकने के बजाय, उनकी इज्जत की रक्षा करने के बजाय प्रदर्शन का एक माध्यम वो बन गया है हालांकि इसमें काफी अपने को एडवांस करने वाले, अपने को वो शरीक बहुत होते हैं। इस सबको बंद करने की आवश्यकता है। यदि इस देश को भारत राष्ट्र के रूप में एक अपनी पहचान को कायम रखना है, तो भारतीयता को कायम रखना है, तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं या उनके सिपहसालार जो हैं, वो हमारे राष्ट्र भारत के जितने भी मूल तत्व हैं, उनके खतरनाक शत्रु हैं। लेकिन उसके पहले
हमारी जो आपकी जो मानसिकता है, जो मानसिक बनावट है, उसी बनावट पर ये देश विरोधी ताकतें, चाहे राजनीतिक दलों के बेस में हो, चाहे बौद्धिक वर्ग के बेस में हो, चाहे मीडिया के बेस में हो, चाहे पत्रकारों के बेस में हो, चाहे किसी बेस में हो, वो हमारी आपकी इसी मानसिकता पर खेती करते हैं। इस मानसिकता को बदलना होगा और उसकी शुरुआत कि हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय हैं और हमको अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, अपने लोगों से मोहब्बत करनी है और लोगों से सिर्फ ये मान करके कि हमारे ये भारतीय भाई बहन है और कोई विचार नहीं। और देश से काले अंग्रेजों को नस्ल में नबूद करना है ईवीएम मशीन पर। इसी सोच और इसी विचारों को ठान करके, इसी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ आप लोग एक होइए भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।